अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसे जैसे जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर वोटिंग का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है उनका अपने वज़रा पर एतमाद भी कम होता दिखाई दे रहा है। और महज 4-5 जो वज़रा हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म के करीब हैं, और उनमें से भी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो इनके करीब किस वजह से हैं, या इनकी वफ़ादारी की वजह से हैं, या यहाँ से वो ख़बरें एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं। ताहम अभी जो आपसे जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ, ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ है, इसकी एक आपको दिलचस्प कहानी भी आपको अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वज़ारत क़ानून जिसका एक बहुत ही अहम रोल होता है इन मामलात में, उसको नज़रअंदाज किया गया, उसको बाईपास किया गया, और आगे पीछे से जो है वो जोड़ तोड़ करके किसी न किसी तरीके से ये जो कानूनी तकाज़े थे उनको पूरा करके जो है ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। ताहम इसमें जो झोल रह चुके हैं इनको शायद सुप्रीम कोर्ट में ये इस पोजीशन में नहीं होंगे कि इसका दिफा करें। इसमें नाज़रीन जो ये हमने इसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, और जो पता चला कि जो आर्टिकल 186 के तहत जो सदारती रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वज़ारत क़ानून का जो है वो रोल ना होने के बराबर है। जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसमें जो उनकी मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं उनमें जो वज़ारत क़ानून का एक रोल दिया हुआ है उसके मुताबिक नहीं जो है ये रेफरेंस दायर किया गया। और इसमें ये क्यों नहीं किया गया, वज़ारत क़ानून को क्यों इससे बाहर रखा, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और वो ये कहानी है कि जब ये अरकान जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ख़ान ग्रुप जो है जब इकट्ठा हुआ और हुकूमत को पता चल गया था कि उनके कुछ ये जो 15-20 अरकान हैं ये मुनहरिफ होने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक आर्डिनेंस जो है वो लाने की कोशिश की, और उस आर्डिनेंस में जो है वो ये था कि जो अरकान मुनहरिफ होंगे वो फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई होंगे। जबकि कानून में ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो तरीक़ाकार वो स्पीकर जो है नेशनल असम्बली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर एक बाकायदा समाअत करने के बाद, सुनने के बाद सारा किस्सा, फिर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से अपना फ़ैसला करता है। ताहम आर्डिनेंस जो लाया जा रहा था उसमें जो है ये एक शिक रखी कि जैसे ही कोई शख्स जो है वो अगर नेशनल असम्बली में दाखिल होता है और इसके बावजूद के PTI की जानिब से जो है ये एक उनको रोकने की बाकायदा हदायत जारी होती हैं, तो उन हदायत की ख़िलाफ़ वर्जी पर जो है वो जो रुकने कौमी असम्बली है वो फौरी तौर पर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। ताहम वज़ारत क़ानून ने जो है इसको ऑब्जेक्ट किया, और उसको ऑब्जेक्ट करने की जो वजह कोई किसी की ज़ाती पसंद नापसंद नहीं थी। उसमें जो एक 63A है जो कानून है, जो आइन का आर्टिकल है 63A, जो कि नाअहलियत के हवाले से जो है वो चीज़ें जो है वो उनका मेयार तय करता है। उसमें एक जो 63A की सेक्शन 1 और उसकी सब सेक्शन P है, उसमें जो है कि किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए, सदारती फरमान के ज़रिए, सदारती आर्डिनेंस के ज़रिए किसी कानून से इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। जब ये बात जो है वज़ारत क़ानून ने जो है वो पॉइंट आउट की, तो फिर ये भी कहा गया कि आप एक इस किस्म का जो है वो आर्डिनेंस जो है वो बना दें, ड्राफ्ट कर दें, वो हम जारी कर देंगे, और ताकि उन लोगों को थोड़ा सा डराया जा सके जो कि मुनहरिफ जो है वो हुए हैं, और जो इस बात का इरादा जिन्होंने किया हुआ है कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट देंगे, तो उनको डराने के लिए एक जो है वो झूठा सच्चा सा जो आर्डिनेंस जारी करने का प्रोग्राम बनाया गया था। लेकिन वज़ारत क़ानून ने जब इसकी जो है वो इसके जो है वो ऑब्जेक्शन किया उस पर, तो फिर उसके बाद ये आर्टिकल 63 जो A है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक सदर आरिफ अलवी ने रेफरेंस दायर कर दिया। ये रेफरेंस भी जो है वो जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है 1973 की, उनकी जो सब सेक्शन B और सेक्शन 14 की सब सेक्शन B है, उसमें ये बात वाज़े तौर पर है कि अगर कानून की तशरीह का मामला होगा तो वज़ारत क़ानून से पहले जो है वो मुशावरत की जाएगी,
और उसके बाद फिर उसकी जो सेक्शन 16E है उसमें दिया गया है कि वफाकी काबीना की मंजूरी ली जाएगी, और उसके बाद रूल ऑफ बिज़नेस की जो शेड्यूल 5 है उसका जो बी पार्ट है और उसमें 54 एक सेक्शन है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जो डिवीज़न है, जो मिनिस्ट्री है, वो इस जो सदारती रेफरेंस के हवाले से बाकायदा एक उसको प्रोसेस करेगी और उसको एक हतमी जो है वो शक्ल देगी। तो ये जो जब हमारी अटॉर्नी जनरल जो है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीज़न जो है उसको ये टास्क दिया गया था और उन्होंने ये तमाम लवाजमात पूरे कर लिए हैं। लेकिन जब उनसे कहा गया कि ये सेक्शन 5B भी है, उसको भी आप देखिए, तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि मामला ये इलेक्शन एक्ट से मुतालिक था, क्योंकि आर्टिकल 63 जो है उसकी हमने इंटरप्रिटेशन करानी थी, तो इस वजह से जो है ये पार्लियामेंट्री डिवीज़न का अफेयर्स डिवीज़न का जो है ये से मुतालिक था ये मामला। लेकिन इसमें अगर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ है उसमें 63 की बात नहीं, उसमें 63A है जो कि इलेक्शन एक्ट का हिस्सा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। और इस वजह से ये मामला जो है ये वजारत कानून की डोमेन में आता था, और लेकिन चूँकि वजारत कानून में वहाँ पर जो वज़ीर कानून है फ़ारूक नसीम, उनकी जानिब से ये बात एक वाज़े कर दी गई थी कि वो एक गैर कानूनी काम में वो हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तो फिर ये मामला जो है ये डॉक्टर बाबर अवान जो है उनको सौंप दिया गया, और उन्होंने एक अटॉर्नी जनरल जो है उनकी एक मशावरत के साथ ये रेफरेंस जो है उसको तैयार किया, और फिर ये व्हाट्सएप के ज़रिए सर्कुलेट किया गया मेम्बरान में, और मेम्बरान जो है उन्होंने फिर इस पर अपनी कंसेंट दिया, और इस तरह से एक जो कैबिनेट की जो अप्रूवल का मरहला था वो तय किया गया। और फिर वज़ीर आज़म ने जो है वो समरी सदर आरफ अलवी को भिजवा दी। तो अटॉर्नी जनरल जो है उनका ये कहना है कि उनके पास सदर का जो है वो साइन शुदा दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट है, वज़ीर आज़म के जो है वो दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीज़न की समरी है। तो ये जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन इस पर जो हमारी बात हुई मुख्तलिफ़ लोगों से, जिसमें साबिक वज़ीर कानून फ़ारूक नाइक हैं, उन्होंने ये बात जो है ये इसको वाज़े किया कि ये जो है डोमेन लॉ मिनिस्ट्री की थी। इसमें ख्वाजा ज़हीर है जो कि एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में वो खुसूसी मावन खुसूसी भी थे वज़ीर आज़म के, और उनको जो ये रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है वो अज़बर याद है। और उनका ये कहना है कि चलें, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर डिवीज़न के से भी इसका मामले का ताल्लुक़ था तो 16B और 54 जो सेक्शन है शेड्यूल 5 की उसको तो कंप्लाई किया गया, लेकिन जो 14B सेक्शन है जिसमें ये बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी इस किस्म का मामला होगा तो वजारत कानून से, जब भी लॉ की तशरीह की, जब भी कानून की तशरीह का जो मामला होगा तो वजारत कानून से जो है वो मशावरत की जाएगी। अगर वो अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर ये तमाम जो एक्सरसाइज की है उसको जो है वो एक मशकूक एक्सरसाइज है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको इन्हीं टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर ये जो सदारती रेफरेंस है इसके ऊपर अपनी राय ना दे। और इसमें जब साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ जो हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस अभी उसको टेकअप किया है, उसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये थी कि ये एक मशावरत मांगी गई है। इसमें एक रवायती जो जिस तरह से बेंचेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 5 रुकनी, 3 रुकनी, 2 रुकनी, 8-7 रुकनी, ये बेंचेस नहीं होते, ये फुल कोर्ट जो है ये बैठकर ये मशावरत करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मशावरत मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है चीफ जस्टिस और ऑल दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मशावरत जो है ये तमाम जो फुल कोर्ट से जो है वो आनी चाहिए थी। और उसमें फिर जो ये चूँकि जो सदर पाकिस्तान है उनकी तरफ से आया, तो जो तमाम वफाक की इकाइयाँ हैं, जो सूबे हैं, उनके जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको नोटिस करने चाहिए थे, और जो बार एसोसिएशंस हैं हाई कोर्ट्स की, उनके जो मुंतखब ओहदेदारान हैं उनको भी यहाँ पर अमाइकस के तौर पे जो है वो बुलाना चाहिए था। और अभी तक जो है इनको नोटिस नहीं किए गए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इस पर जो टेकअप किया है, इससे बज़ाहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करता धरता हैं वो तो बड़े खुश हैं। उनका ये ख्याल है कि उनकी एक मर्ज़ी का बेंच जो है वो बन चुका है। लेकिन इस पर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पियोने जज हैं, जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फायज़ ईसा, उन्होंने इस पर अपनी रिजर्वेशन जो है वो जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह एक इंतहाई अहम एक आइनी मामला था, और इस पर जो है वो
जो बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसमें सीनियरिटी का असूल मद्देनज़र नहीं रखा गया। उसमें चौथे, 8वें, 13वें नंबर के जो है सीनियरिटी पे जो जजेस थे उनको शामिल किया गया और सीनियर जजेस को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। और इसमें शायद इसकी वजह ये थी कि जो जजेस हैं यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक हमें पोलराइजेशन नज़र आती है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस पे हमने देखा कि दो एक एक्सट्रीम सी एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे, तो शायद इस वजह से जो चीफ़ जस्टिस हैं वो ये नहीं चाहते होंगे कि ये एक इंतहाई अहम मामला जो है, एक हसास मामला है, इस पे कोई डिसेंटिंग जो है वो कोई ओपिनियन आए। तो फिर उन्होंने ऐसे जजेस जो हैं वो उस बेंच में डाले जिनमें उनका ये ख्याल था कि एक जो भी जजमेंट आएगी वो एक यूनानिमस होगी, एक हम आहंगी होगी उसमें। तो बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय करना है, लेकिन इसकी जो बेसिस है और वो ही जो है वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं है। जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए और इस रेफरेंस के बारे में भी जो है ये कहा जाता है कि ये भी इस वजह से जो है वो दायर किया गया कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको जो है वो इससे डराया जाए और वो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो शायद वापस आ जाएं। तो बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप करना है और 25 तारीख को जो है वो सेशन भी है पार्लियामेंट का, नेशनल असम्बली का, लेकिन उसमें बारे में भी ये कहा जा रहा है कि एक इसाले सवाब के लिए एक फातिहा पढ़ी जाएगी और उसके बाद जो है वो सेशन प्रोरोग कर दिया जाएगा। आगे की क्या सूरत हाल होगी अभी इस पर जो है वो अपोजिशन जमातें 25 तारीख का इंतज़ार कर रही हैं। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।